नमस्कार, जीजी न्यूज पे सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। निजामाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केसीआर पर बड़ा हमला। कहा, केसीआर एनडीए में होना चाहते थे शामिल, लेकिन उनके कर्मों के सबब कर दिया गया था मना। पीएम ने तेलंगाना को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। निजामाबाद में बिजली, रेल और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी करीब 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी लगभग 27,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की मंगल सौगात। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का किया लोकार्पण। कहा, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हर प्रदेश, जिले और गांव का विकास जरूरी। जगदलपुर की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय के लिए दोहराई प्रतिबद्धता। कहा, गरीब ही देश की सबसे बड़ी आबादी और गरीब कल्याण ही सरकार का मकसद। कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटकर देश को तबाह करने और छत्तीसगढ़ को लूटकर अपनी झोली भरने का लगाया आरोप। चीन से अवैध फंडिंग के आरोप में घिरे न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के कार्यालय में पूछताछ। दिल्ली में न्यूज क्लिक का कार्यालय सील, कई जगहों पर छापेमारी में जब्त लैपटॉप और फोन की हो रही है जांच। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में मनरेगा और पीएम आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग की। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिकी के अध्ययन से संबंधित विषयों के बारे में प्रयोगों को लेकर 3 भौतिक वैज्ञानिकों पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉन्स और एनी एल हुइलियर को मिलेगा सम्मान। सीमाओं से परे वायु शक्ति की थीम के साथ प्रयागराज में 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा इस साल का वायु सेना दिवस। 10 अलग अलग बेस से भारतीय वायुसेना के 120 विमान संगम क्षेत्र में अपनी ताकत और विविधता का करेंगे प्रदर्शन। एशियाई खेलों में भारत को मिला 14वां स्वर्ण पदक। पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर रेस में जीता गोल्ड। क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में भारत ने नेपाल को 23 रन से दी शिकस्त। कैनोइंग के डबल 1000 मीटर स्पर्धा में जीता कांस्य पदक। वहीं बॉक्सिंग में प्रीति ने जमाया कांस्य पदक पर कब्जा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना को विकास की नई सौगात दी। प्रधानमंत्री ने निजामाबाद में राज्य के लिए बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों की लगभग 8,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस परियोजनाओं में एनटीपीसी की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना का 800 मेगावाट संयंत्र के चरण 1 का लोकार्पण हुआ, तो वहीं मनोहराबाद और सिद्धिपेट को जोड़ने वाली नई रेल लाइन परियोजना और धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर कुरनूल के बीच विद्युतीकरण परियोजना भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री ने साथ ही सिद्धिपेट सिकंदराबाद सिद्धिपेट रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत पूरे राज्य में गहन चिकित्सा सुविधा के 20 प्रखंडों का शिलान्यास भी किया। तेलंगाना को विकास की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली को विकास का प्रमुख कारक बताते हुए कहा कि जिस राज्य में बिजली की निरंतर आपूर्ति होती है, वहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित होता है।
जो उस राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है। किसी भी देश और राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है वो राज्य बिजली उत्पादन के विषय में ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो। जब राज्य में बिजली की प्रचुरता रहती है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों ही सुधर जाती है। सुचारू बिजली सप्लाई राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति देती है। आज पेदपल्ली जिले में एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का लोकार्पण हुआ है। जल्दी इसकी सेकंड यूनिट भी शुरू हो जाएगी। जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज पूरा होगा तो इस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 मेगावाट हो जाएगी। मुझे खुशी है कि एनटीपीसी के देश में जितने भी पावर प्लांट्स हैं उसमें ये सबसे आधुनिक प्लांट है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मैंने 2016 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसके लोकार्पण का सौभाग्य भी मुझे ही मिला है। यही हमारी सरकार का नया वर्क कल्चर है। सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मुझे याद है अगर 2016 में मैंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, अब आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। यही हमारी सरकार का नया वर्क कल्चर है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने केसीआर पर बड़ा हमला किया। पीएम ने कहा कि केसीआर एनडीए का हिस्सा बनना चाहते थे और उन्होंने मुलाकात भी की थी। वो हैदराबाद नगर निगम में मदद चाहते थे, लेकिन उनके कर्मों के कारण उनके प्रस्ताव को सिरे से अस्वीकार कर दिया गया। पीएम ने कहा कि हम हैदराबाद में विपक्ष में बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन तेलंगाना के लोगों को धोखा नहीं देना चाहते थे। वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा, आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। तेलंगाना से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज छत्तीसगढ़ को लगभग 27,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने जगदलपुर में इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बस्तर जिले में नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण किया। यह संयंत्र 23,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है। यह ग्रीनफील्ड परियोजना का संयंत्र है, जहां उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात निर्मित होगा। पीएम मोदी ने इस अवसर पर अनेक रेल परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अंतागढ़ और तारोकी के बीच नई रेल लाइन और जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच डबल रेल लाइन परियोजना का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने बोरीडांड सूरजपुर रेल लाइन को 2 तरफा बनाने की परियोजना और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने तारोकी रायपुर डेमू रेल सेवा को भी झंडे दिखाकर रवाना किया। इन रेल परियोजनाओं से जनजातीय इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा, साथ ही आर्थिक विकास को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के
कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड पर सड़क उन्नयन परियोजना का भी लोकार्पण किया। इस नई सड़क से क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला और हर गांव विकसित हो। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का भी जिक्र किया। विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। पीएम मोदी ने कहा कि एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र से न केवल इस्पात आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्र के लिए नए अवसर भी पैदा होंगे। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को बहुत लाभ होगा। बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार का विशेष फोकस कनेक्टिविटी पर रहा है। छत्तीसगढ़ को भी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और आधुनिक हाईवे मिले हैं। 2014 से पहले की तुलना में छत्तीसगढ़ का रेल बजट करीब 20 गुना बढ़ाया गया है। आज राज्य में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही है। आजादी के इतने वर्षों में भी अब तक छत्तीसगढ़ के ताड़ोकी को रेलवे के नक्शे में जगह नहीं मिली थी। आज ताड़ोकी को नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग अपनी तिजोरी भरने के लिए छत्तीसगढ़ की संपदा को लूट रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि अपराधों के मामले में तो कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीच शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही है। विपक्ष द्वारा जाति जनगणना का मुद्दा उछाले जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वह गरीब है। मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण ही मेरा मकसद है। विपक्ष द्वारा आबादी के अनुसार हक संबंधी बयानबाजी पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक बताया करते थे। अब कांग्रेस आबादी के अनुसार हक की बात कर रही है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इस पार्टी को ऐसे लोग चला रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। पीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह करना चाहती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने साथ ही कहा कि भाजपा सरकार ने कई सालों से अपने अधिकारों से वंचित रहे समुदायों को उनका हक दिलाया है। भाजपा सरकार सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह समर्पित है। हाल में ही संसद में महरा समाज को एससी वर्ग का दर्जा दिया गया है। इस समाज की यह मांग भाजपा सरकार ने पूरी की है। वर्षों तक अपने अधिकारों से वंचित रहे आवारा आदिवासी वर्गों को एसटी का दर्जा देकर भाजपा सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यानी जिनकी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली, उनको हक देने में भाजपा हमेशा आगे रही है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन किए। पीएम मोदी ने वहां पूजा अर्चना भी की। दुनिया भर में लोगों तक प्रेम, करुणा और ज्ञान का संदेश पहुंचाने वाली माता अमृतानंदमयी के जन्म दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की है। अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में अम्मा के कार्य और दुनिया पर उनका प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि अम्मा की उपस्थिति का, उनके आशीर्वाद का जो आभा मंडल होता है, उसे बताना मुश्किल है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा अपने संदेश में कहा कि अम्मा ने देश विदेश में संस्थाओं का निर्माण किया और उन्हें आगे बढ़ाया है। इन संस्थाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के संस्थान प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि अम्मा ने मानव सेवा और समाज कल्याण को नई ऊंचाई प्रदान की है। अम्मा के कार्यों का एक पहलू ये भी है कि उन्होंने देश विदेश में संस्थाओं का निर्माण किया, उन्हें आगे बढ़ावा दिया। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, अम्मा के मार्गदर्शन में हर संस्था ने मानव सेवा को, समाज कल्याण को नई ऊंचाई दी। आज देश ने स्वच्छता का अभियान शुरू किया तो अम्मा उन शुरुआती व्यक्तित्वों में से थी जो इसे सफल बनाने के लिए आगे आई। गंगा तट पर जो गांव बसे हैं, उन गांवों में शौचालय बनाने के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए का भी दान दिया था, जिससे स्वच्छता को नया बल मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात के 9 साल पूरे कर लिए हैं और अब ये 10वें साल में प्रवेश कर गया है। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये कार्यक्रम महीने के आखिरी रविवार को 11 बजे प्रसारित होता है। भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु ने एक शोध में पिछले 9 सालों में देश में जनता पर इसके गहरे प्रभाव पर शोध किया है। इस संयुक्त शोध कार्य में पिछले 9 सालों में पीएम मोदी के मन की बात के 105 एपिसोड के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इस सहयोगात्मक शोध में संचार के शक्तिशाली और रणनीतिक माध्यम यानी मन की बात द्वारा लाए गए परिवर्तनों के प्रभाव का आकलन किया गया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके नतीजों को साझा किया है। मन की बात को करीब 23 करोड़ लोग नियमित तौर पर सुनते हैं, जबकि 41 करोड़ लोग कभी-कभी इसको सुनते हैं। प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रमों में जिन सामाजिक मुद्दों, योजनाओं, आर्थिक मसलों का जिक्र करते हैं, उससे न केवल उन मुद्दों पर गूगल सर्च में इजाफा होता है, बल्कि उन कार्यक्रमों, नीतियों में
लोगों की भागीदारी भी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई और मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र होने के बाद गूगल पर इसके सर्च में काफी तेजी देखी गई। इसी तरह मन की बात कार्यक्रम में योग का जिक्र होने के बाद योग भी गूगल पर तेजी से सर्च हुआ। इसी तरह खादी और मिलेट की लोकप्रियता के इजाफे में भी मन की बात का प्रभाव रहा। कोविड के दौर में मन की बात की व्यूअरशिप में भारी इजाफा हुआ और ये सच्ची सूचना का साधन साबित हुआ। कोरोना के दौरान अफवाहों से दूर रहकर महामारी से लड़ने में लोगों को काफी मदद मिली। दिल्ली एनसीआर में स्पेशल सेल की टीम ने छापेमारी की है। स्पेशल सेल की टीम ने न्यूज क्लिक के परिसरों पर छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक 30 से ज्यादा जगहों पर पुलिस ने कार्यवाही की है। छापामारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मोबाइल जब्त किए गए हैं। स्पेशल सेल से पहले ईडी ने भी छापामारी की कार्रवाई कर चुकी है। ईडी ने जानकारी दी थी कि न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की अवैध फंडिंग हुई थी। इतना ही नहीं, द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग में 38 करोड़ रुपए मिले थे। इससे पहले बीते 22 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW की ओर से दायर की गई एक याचिका पर न्यूज क्लिक के CEO प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस जारी किया था, जिसमें अपने अंतरिम आदेश को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारियों ने दिल्ली में न्यूज क्लिक के कार्यालय को सील कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने न्यूज क्लिक मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर किसी ने गलत किया है तो जांच एजेंसियां उस पर काम करती हैं। उन्होंने कहा, जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और वे अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती हैं। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। कर्नाटक के शिवमोगा में ईद ए मिलाद के जुलूस के दौरान हुई हिंसा और आगजनी के बाद अब शहर में स्थिति नियंत्रण में है और शांति का माहौल है। इसके बावजूद धारा 144 लागू है। इस हिंसा में पुलिसकर्मी सहित कई लोग जख्मी हुए। बीजेपी ने इसे सरकार की बड़ी नाकामी करार दिया, जबकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। इस मामले में अब तक 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को शिवमोगा की सड़कों पर चहल पहल नजर आई, जबकि रविवार की शाम इन सड़कों पर ईद ए मिलाद का जुलूस निकाला था और देखते ही देखते जुलूस ने पथराव और भयानक हिंसा का रूप ले लिया। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। अब उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अवसर की समानता कभी भी परिणामों की समानता के समान नहीं होती। जितनी आबादी उतना हक का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके परिणामों को पूरी तरह से समझना होगा। अंततः इसकी परिणति बहुसंख्यकवाद में होगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर अपनी ये बात सामने रखी है। जाहिर है अभिषेक मनु सिंघवी का ये बयान राहुल गांधी के बयान को छोटा दिखा रहा है। अपने ही नेता के बयान को इस तरह सार्वजनिक मंच पर खंडन करना पार्टी के भीतर राहुल गांधी की स्वीकार्यता के साथ ही राजनीतिक नेता के तौर पर राहुल गांधी के कद को भी नीचा दिखा रहा है। एक तरह से अपने बयान के जरिए अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता पर ही निशाना साध दिया। बता दें
कि राहुल गांधी काफी समय से जातीय जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। सोमवार को जब बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए तो राहुल गांधी ने कहा कि जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। अब इसी के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया है। उदयपुर जयपुर ट्रैक से अलग वंदे भारत ट्रेन गुजर जाती तो सोमवार को एक बड़ा हादसा हो सकता था। वंदे भारत ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की पूरी साजिश रची गई थी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गंगरार स्टेशन से आगे रेलवे ट्रैक पर शरारती तत्वों ने बड़े बड़े पत्थर बिछाए थे। इसके अलावा जॉइंट के पास लोहे की छड़ भी इस तरह से फंसा दी गई थी कि बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि समय रहते ड्राइवर की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा टल गया। ट्रैक पर किसने सरिया फंसाया और किसने पत्थर बिछाए, इसका पता नहीं चल पाया है। रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर से जयपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को सुबह 10 बजे हमारे लोको पायलट ने सूचित किया कि गंगरार और सोनियाना के मध्य, जो कि अजमेर मंडल में है और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे ट्रैक के मध्य 1 फीट की लंबी रॉड रखी हुई है और ट्रैक पे कुछ बलास भी रखे हुए हैं। लोको पायलट ने सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए इमीडिएटली ट्रेन को रोका, अवरोध को दूर किया, यह भी सुनिश्चित किया कि कोई और अवरोध नहीं है और इमीडिएटली जो है कंट्रोल को सूचित किया। सूचना मिलते ही आरपीएफ के हमारे जो डिविजनल सिक्योरिटी कमांडेंट है, जीआरपी के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मौका का मुआयना किया। एसएचओ गंगरार के पास एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। जो असामाजिक तत्व और कुछ शरारती तत्व जिन्होंने ये कार्य किया है, इनके खिलाफ जांच की जाएगी। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का समापन आज हो गया है। 5 दिन तक चले इस फेस्टिवल में 13 हिमालयन राज्यों की बेहतरीन फिल्में दिखाई गई। आखिरी दिन शॉर्ट फिल्मों के विजेताओं की घोषणा की गई। इस प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार युवा फिल्म मेकर सैरिंग लांजेस की शॉर्ट फिल्म तार को सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। दिल्ली में टीएमसी के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में अपने खिसकते जनाधार को वापस लाने के लिए पार्टी ये ड्रामा कर रही है। और इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।